ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહમાં આપણે વિશેષ મુલાકાતો પણ લેતા રહીએ છીએ તે બાબતે આપણે આજે દૂરદર્શન દિલ્હીના સિનિયર જર્નાલિસ્ટ अशोक भाई श्रीवास्तव अपने साथ जोड़ाया है। अशोक भाई साथ आपने बातचीत कर। अशोक जी, क्या लग रहा है गुजरात के चुनाव में, आप गुजरात में घूम रहे हो, क्या लग रहा है आपको इस बार का चुनाव, आप कैसे देख रहे हो? मैंने गुजरात चुनाव बहुत सालों से देखता आया हूँ। इस बार लग रहा है कि जैसे चुनाव में कोई करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो उसका एक ही मायने लगता है कि अभी तक विपक्ष जो है सरकार को घेरने में नाकाम रहा है। तो मुझे लग रहा है लगभग ये चुनाव एक तरफा है। एक तरफा का मतलब ये नहीं है कि क्लीन स्वीप जैसा। कांग्रेस के कुछ पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में कांग्रेस हमेशा अच्छी करती रही है, तो कांग्रेस की वो पकड़ बरकरार है। लेकिन मोटे तौर पर जैसे मैंने कहा 2017 में जब हम आए तो ऊपर से दिख रहा था कि चुनौती है। और बड़ी दिलचस्प बात है वाह भाई, मैं उस समय जब ये 2017 का चुनाव करके दिल्ली वापस जा रहा था तो मैंने एयरपोर्ट से एक ट्वीट किया, और मैंने ट्वीट किया कि भाई बीजेपी सरकार तो बना लेगी लेकिन 100 के नीचे निपट जाएगी। और आप देखिए उस वक्त 99 सीटें आई थी। और मेरा ये मानना है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत जिस तरह से लगाई थी, अगर वो नहीं लगाते तो पिछला चुनाव बीजेपी के लिए लगभग फंस गया था, लेकिन वहाँ से निकल। लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं दिख रही। इस बार लग रहा है कि बीजेपी आराम से, मेरा अपना अनुमान है कि 110-120 सीटों तक बीजेपी आराम से ले रही है। और उसके पीछे जो बड़ा कारण मुझे लगता है, एक तो आम आदमी पार्टी की एंट्री, क्योंकि आम आदमी पार्टी बेसिकली कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, तो कहीं कहीं डैमेज करेगी। आम आदमी पार्टी कोई ताकत नहीं है लेकिन वो डैमेज कर रही है, तो वोट कहीं काटेगी। और दूसरा, कांग्रेस जो सेल्फ गोल करती है वो एक बार फिर कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, और इसके कारण मुझे लगता है बीजेपी के लिए थोड़ा आसान हो गया। सर, आप बता रहे हैं कि 2017 में 99 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस की 72 के आसपास आई थी। तो लास्ट टाइम इतना बहुत ही उत्साह था लोगों को कि हमारे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली में जाके बैठे, तो फिर एक बार मोदी सरकार। तो इस बार ऐसा माहौल नहीं लग रहा है, और बीजेपी पूरे गुजरात में लड़ रही है, एक ही चेहरे से लड़ रही है नरेंद्र मोदी के, और कांग्रेस पास तो कोई चेहरा नहीं है। फिर भी एक माहौल बना है। परंतु इस बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाई है और पंजाब में केजरीवाल जी ने जो सरकार बनाई है, वो वापस गुजरात में कुछ न कुछ नए वादे लोगों को बता रही है, गुजरात की जनता को कुछ नए नए स्कीमें बता रही है। बिजली में इतना माफ़ी देंगे, इतना हम ये देंगे, ये पैकेज देंगे, और ये लोभानी जाहिरात कर रही है। उसके बारे में आप क्या क्या? अच्छा, आप भी बताओ, गुजरात का आदमी क्या फ्री फंड की चीज़ों में यकीन करता है? गुजरात का आदमी बड़ा मेहनती है, देखिए। और मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि कैसे, और वो 2 पैसे के लिए चिंता नहीं करता। मुझे इतने सालों में अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि वो जब आओ सेवा खातिर प्यार मोहब्बत ऐसे लुटाते हैं वो लोगों पर, वो कुछ नहीं सोचते। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात का जो लोग हैं वो 1,000 रुपये बिजली का बिल, 2,000 रुपये बिजली का बिल, 1,000 रुपये महिलाओं को, वो कुछ छोटा मोटा वर्ग जरूर जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है गुजरात में ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आम आदमी पार्टी साइड बाय साइड जो है यहाँ पे वादे तो करती है, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखिए आम आदमी पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। सबसे बड़ा ब्लंडर आप देखिए चुनाव के बीच में जो है, वो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया, और उस वीडियो को कह दिया गया, पहले आम आदमी पार्टी ने कह दिया तो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, अब पता चला वो तो बलात्कार का आरोपी, अपनी बेटी का बलात्कार का आरोप जिस पर, उससे वो सत्येंद्र जैन जेल में मालिश करा रहे थे। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें गुजरात के लोगों के मन पर असर डालेगी। तो मैं आम आदमी पार्टी को कोई ताकत नहीं मानता हूँ, और गुजरात में तो कतई नहीं मानता हूँ, गुजरात को जितना मैंने समझा है। ज़रूर कुछ पॉकेट्स में, फिर कहूँगा कुछ पॉकेट्स में, क्योंकि गुजरात में आप ये देखिए, एक बात है कि विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो बीजेपी कितना ही कर ले, 50% वोट ऐसा ज़रूर है जो बीजेपी के खिलाफ रहता है। बीजेपी 50% तक जाती है, 52-55 तक जाती है। लोकसभा चुनाव में 60% जाता है बीजेपी का आंकड़ा। तो 50% में आप मानिए कि 40-45% पर ऐसा वोटर है जो बीजेपी को चाहता है कि इनको नहीं जिताना। वो हमेशा गुजरात में रहा है। वो वोटर जो है वो कांग्रेस का, उसका 35-40% वोटर था, लेकिन अब उस 35-40% में से ही तो आम आदमी पार्टी लेके जा रही है, तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, और बीजेपी का वोट कई चीज़ों से बढ़ भी सकता है, और उसके कारण ये हैं, जैसे पिछली बार जैसे मैंने कहा ना, जो कुछ विरोध था, वो विरोध अब दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी के खिलाफ। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं आज रहे।
तो नरेंद्र मोदी दुनिया में देखिए उनकी लोकप्रियता, अभी G20 के जो आए उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ रही है। ओवरऑल देश में जो है इस वक्त बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा देश में ही नहीं है, गुजरात में भी कहीं नहीं दिखा मुझे एंटी इनकम्बेंसी जैसा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान ही हो गई है। ये ज़रूर है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, भूपेंद्र पटेल जरूर मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो कोई चेहरा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर गुजरात की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में भी चेहरा तो नरेंद्र मोदी थे, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी रहा। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी जहाँ जीतती है, और वो बड़ा स्वाभाविक भी है क्योंकि मोदी गुजरात के हैं, गुजरात की आइडेंटिटी, गुजराती अस्मिता, ये सब मुद्दे जो है नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है रणनीतिकार नहीं है। कांग्रेस के पास जो है ना अच्छे राहुल गांधी को कौन सलाह देता है मुझे समझ में नहीं आता। अब आप सोचिए गुजरात चुनाव के बीच मेधा पाटकर के साथ तस्वीर उनकी आ जाना, इससे बड़ा सेल्फ गोल क्या होगा? अब आप गुजराती लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये सारे कारण है जिसके कारण बीजेपी की जीत आसान दिखाई देती है। 2017 में पाटीदारों का आंदोलन चल रहा था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की 99 सीट आई थी। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके कारण, आप पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उनके कारण प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर पूरे गुजरात में घूम रहे, ऐसा लोगों का मानना है। इतना सब क्यों प्राइम मिनिस्टर को घूमना चाहिए? आज इतनी सब सभाएं कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी को कुछ हाव हो गया है कि भाई कहीं ये वापस गुजरात नहीं कब्जा कर ले, जैसे दिल्ली कब्जा कर लिया, पंजाब कब्जा कर लिया, तो कहीं गुजरात में केजरीवाल की एंट्री नहीं हो जाए। इसके कारण प्रधानमंत्री आज कई दिनों से गुजरात के दौरे पे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, केजरीवाल को बीजेपी उस तरह से चुनौती, जितना मैं बीजेपी के नेताओं को जानता समझता हूँ, बीजेपी के सामने ये चुनौती नहीं है कि वो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, वो लिख के दे रहे हैं कांग्रेस 5 सीटों पे सिमट जाएगी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस 5 सीटों पे कौन सी दुनिया में रह रहे हैं केजरीवाल, वो इशू नहीं है। लेकिन बीजेपी शायद पहले तक, पंजाब चुनाव से पहले तक शायद आम आदमी पार्टी को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे लगता है बीजेपी थोड़ा सीरियसली ले रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इनकी बढ़त को कहीं ना कहीं रोकना है। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों के अंदर अंदर सिमट जाए। इसकी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि ये बड़ी ताकत हमें करना है, तो 5 के अंदर अंदर सिमट जाए। और बीजेपी एक बार फिर, क्योंकि अब देखिए इन चुनावों के साथ ना, गुजरात चुनाव के नतीजों के साथ हिमाचल नतीजे 2024 की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है। अगर आप सोचो ना, अगर गुजरात में बीजेपी किसी तरह से हारती है या कुछ ऐसा उल्टा नतीजा आता है, तो आप 2024 की लड़ाई में कैसे जाएंगे जब प्रधानमंत्री के अपने स्टेट में ऐसा हो जाए? इसलिए बीजेपी जोर लगा रही है बीजेपी को। और बीजेपी जोर, फिर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का जोर है कि 100+ सीटें लाकर इस बार लानी है। बीजेपी का जोर उस पर है, कांग्रेस को 5 से कम पे समेटना है, इस चीज़ पे जोर है। तो इसलिए बीजेपी उस हिसाब से, और प्रधानमंत्री की अपनी शैली है, वो हर चुनाव को इस तरह से गंभीरता से लेते हैं। बीजेपी, वो पीएम को भी पता है कि पूरी बीजेपी उन्हीं के कंधे पे है। यहाँ तो मैं सुन रहा था कि कई विधायक जो है मोदी के नाम पर ही वोट मांगते हैं, तो उनको पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है कि भाई मैं ताकत हूँ, अगर मैं नहीं उतरूंगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हम लोग भी कई जगह जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम उम्मीदवार को नहीं देखते, मगर सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि रूरल एरिया में कांग्रेस बहुत साइलेंट से चल रही है, तो उनमें सीटों में बढ़ावा हो सकता है आपको? वो तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस बड़ा साइलेंट तरीके से काम कर रही है गाँव में। वो गाँव में तो कर रही है, इसमें कोई दौर है। और वो कांग्रेस का पैटर्न है, शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी आपको गाँव में तो अच्छी टक्कर देती है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कल एक बड़ी मजेदार बात हुई। कल एक यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के दिलों में कांग्रेस जिंदा है, लेकिन कांग्रेसियों के अंदर कांग्रेस जिंदा नहीं है। दिक्कत ये है। तो प्रॉब्लम, मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कोई ढंग का स्ट्रैटेजी बनाने वाला नहीं है, कांग्रेस में कोई नेता। मैं फिर गुजरात का हम सब जानते हैं, वीर सावरकर को गुजरात चुनाव के बीच में गाली देना, मेधा पाटकर के साथ नजर आना, प्रधानमंत्री के ऊपर ये हमला कर देना कि औकात दिखा देंगे, ये सब कांग्रेस कहाँ से ढूंढ कर लाती है? मतलब कि आपको पता है कि चुनाव है, फिर भी आप ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, आप बीजेपी को बिल्कुल रास्ता दे देते हैं। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है कि वो कैसे करेगी, क्योंकि माहौल हो सकता था, चीज़ें हो सकती थी, मुद्दे आप उठा सकते थे, लेकिन आपके पास वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, कांग्रेस के पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो तो इसलिए कांग्रेस जो है पिछड़ जाती है, मेरा ये मानना है। सर, आप डीडी न्यूज़ के खूब सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं कई सालों से आपको देख रहा हूँ।
क्या लग रहा है इस बार गुजरात के अंदर, आपको क्या लग रहा है? लोग ऐसा बता रहे हैं कि कुछ चेंजेस सौराष्ट्र के अंदर आने वाला है, तो आप क्या मानते हो? और कांग्रेस के पास जो विरोध पक्ष में है, फिर भी लोग तक जो लोगों की बात पहुंचाना चाहिए, जो विरोध पक्ष जैसा होना चाहिए, वो गुजरात में है नहीं, इसके कारण वो लोग निष्फल गए। तो आप कैसे मानते हो? मैं एग्जैक्टली वही मानता हूँ। देखिए, माहौल हो सकता था, कांग्रेस अगर स्ट्रैटेजी बनाकर उतरती, कुछ करती, तो शायद आप चुनौती दे सकते थे। लेकिन आज चुनौती देने की, कम से कम आज की आज जो मेरा रेशो है वो ये है कि बीजेपी 2 सीटों पे जहां जीत रही है, कांग्रेस 1 सीट जीत रही है। यानी कि बिल्कुल 60 और 120 मान के चलिए, इस तरह की कुछ आंकड़ा बनता दिख रहा है। अब चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अब चुनाव प्रचार में कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं, या मुद्दे छोड़िए कौन से चेहरे हैं। राहुल गांधी 1-2 दिन आएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, और उसके बाद आपके पास कौन से चेहरे हैं जो यहाँ प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर कांग्रेसियों ने खुद पोस्टर में जगह नहीं दी, तो लोग उनको क्यों, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर? तो कांग्रेस में कौन नेता हैं जिनके नाम पर लोग यहाँ वोट कर देंगे? ये बड़ी समस्या है। गुजरात में कांग्रेस के पास कोई ठीक नेतृत्व नहीं है। आप जानते हैं, जो यहाँ के नेता थे उनके साथ कई कई तरह के विवाद रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर बना देती हैं। अगेन, सौराष्ट्र हो चाहे हम साउथ गुजरात की बात करें, वहाँ पर कुछ सीटें ज़रूर ऐसी लग रही हैं जो बीजेपी शायद गंवा सकती है। लेकिन उसके बदले में बीजेपी, देखिए बीजेपी की एक बात है, वो स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी बनाती है। और आज एक दिन पहले या 1 महीने पहले नहीं, वो 1 साल पहले बीजेपी जिन सीटों पर कभी नहीं जीतती यहाँ पर, वो उन सीटों पर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया था। तो इस बार ये भी हो सकता है आदिवासी इलाकों में या ऐसी जगह पे जहाँ बीजेपी हमेशा लूट करती रही है, वैसी कुछ सीटें बीजेपी ले ले, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कई पॉकेट में हमारे हाथ से सीटें जाएंगी। तो उसकी भरपाई कहाँ से कर सकती है, उसने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। ये स्ट्रैटेजी जो है, कांग्रेस में इसका अभाव दिखता है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की 27 साल से सरकार है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है पूरे गुजरात के अंदर त्रिपंखीय जंग, इतने 3 लोग पक्ष खड़े हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और लोगों को अभी ये मर्तबा, पहले कई साल पहले ऐसा होता था कि 2 ही पक्ष थे, कांग्रेस या बीजेपी, 2 ही सिलेक्ट करना था, तो लोग नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देते थे। मगर ये मर्तबा लोग बता रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी आए हैं तो गुजरात में कुछ नया करेंगे। तो इस बार त्रिपंखीय जंग हमारे गुजरात में हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2007 में शायद, मुझे अगर ठीक से मैं यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ, 2007 में जब मैं यहाँ पर आया था, तो उस वक्त केशुभाई पटेल जो हैं अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, और तब सब जगह यही बात चल रही थी कि केशुभाई पटेल, आप वो सोचिए, पाटीदार नेता, इतना बड़ा मुख्यमंत्री रहे तो बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचा देंगे। तो वहाँ गांव-गांव में जाता था, वहाँ तो केशुभाई की हवा भी मुझे दिखती थी, लगता था कि केशुभाई का। लेकिन नतीजे क्या है, हम सब ने देखा है। आप अगर देश के चुनावी नतीजे उठा के देखेंगे, तो लोग जो हैं, लोगों को लगता है कि जब तक तीसरी कोई पार्टी बिल्कुल चुनाव जीतने की कगार पे नहीं, तब तक लोग उसको वोट नहीं देते। अगर देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में पिछला चुनाव, ये चुनाव तो वो जीत गए 100 से ज़्यादा। आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखिए। पिछले चुनाव में इन्हीं राघव चड्ढा ने कहा था कि अगर हमारी 100 से कम सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और कितनी सीटें हैं आपको पता है, सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 5 साल फिर उसके बाद वहाँ काम किया। कांग्रेस ने वहाँ पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी, अपना पैर दे के मार दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। तो आम आदमी पार्टी जब तक वहाँ पर मजबूत स्थिति में नहीं हुई, कांग्रेस वहाँ सुसाइड करने की स्थिति में नहीं हुई, तब तक पंजाब के लोगों ने सत्ता वहाँ सौंपी नहीं आम आदमी पार्टी को। सेम चीज़ मैं गुजरात के बारे में कहूँगा। कांग्रेस सुसाइड करने के मोड में दिखती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पर गुजरात में वैसी सिचुएशन में नहीं दिख रही है कि वो सरकार बनाने की सिचुएशन में, केजरीवाल जितने भी दावे करे। तो जब तक वो दिखेंगे नहीं, तब तक लोग उनको विकल्प के रूप में देखेंगे नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि कुछ पॉकेट्स को छोड़कर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहेगा। देखिए, मैं तो चुनाव कवर, यूपी में इन्होंने बहुत दावे किए थे, उत्तराखंड में बहुत दावे किए थे, गोवा, मणिपुर, कई जगह पे इन्होंने बहुत दावे किए थे और बड़ी तेज़ी से इन्होंने किया था। और ये मीडिया इनका मैनेज करते हैं तो इनकी नज़र भी आती है, लेकिन नतीजों में वैसा नहीं होता। तो मेरा खुद का मानना है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल 5 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। ये मेरा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी यहाँ गुजरात में, जैसे हमारे यहाँ सूरत महानगर पालिका में पहले कांग्रेस विपक्ष में कई सालों से चल रही थी, अभी यहाँ ऐसा हो गया है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी हो गई, तो गुजरात में भी विपक्ष में आ सकती है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं वो एक अलग फैक्टर पे होते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी सीट होती हैं, व्यक्ति का पर्सनल वो बहुत होता है। और फिर अगेन मैं कहता हूँ
कि लोगों को ये लगा कि भाई कांग्रेस नहीं हरा पा रही है तो आम आदमी पार्टी शायद बीजेपी को, इसलिए उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली वो वही वोट था जो कांग्रेस का था, वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ। लेकिन पूरे गुजरात में देखिए, संगठन के लेवल पर आज भी आप ये मानिए कि कांग्रेस का संगठन गुजरात में है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हर गांव में मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है कि उसके कार्यकर्ता हर जगह मिलेंगे। वोटर को निकालता कौन है? आप एक बार आप रोड शो कर लें, आपकी भीड़ जुट जाए, वो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता आपका जो दिन रात रहता है वो बड़ी ताकत होती है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को अभी गुजरात में खड़ा होने में वक्त लगेगा। अगर तब तक उनकी दिल्ली की सत्ता नहीं ढह गई तो वो ज़रूर गुजरात में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की सत्ता ढह गई और जिस तरह से लगातार वो एक्सपोज हो रहे हैं, एक के बाद एक उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, अगर वैसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात एक्सेप्ट करेगा केजरीवाल को। सर, कांग्रेस ऐसा बोल रही है कि गुजरात के अंदर मोंगवाड़ी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत बड़ी है, तो क्या ये मुद्दे पे कितना सफल होगी कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये मुद्दे हर चुनाव में उठते हैं। बेरोजगारी का मैं देख रहा था, बेरोजगारी एक मुद्दा है पूरे देश भर में, लेकिन मुझे लग रहा है कि गुजरात में इतना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी नहीं दिखता। अभी हम सूरत में बैठे हैं, सूरत तो पता नहीं किस किस को रोजगार देता है। तो बेरोजगारी, हाँ, महंगाई का मुद्दा ज़रूर है, आम आदमी को पिंच करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फिर कह रहा हूँ कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस अगर स्ट्रैटेजी बनाकर अच्छे से काम करे तो काम कर सकती है। लेकिन आप देखिए ना, राजस्थान में महंगाई के ऊपर रैली होती है, राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, महंगाई पर रैली होती है। महंगाई की रैली में वो कम से कम 3 दर्जन बार आरएसएस हिंदुत्व की बात करते हैं। तो महंगाई की आप अगर खुद अपना गोल पोस्ट चेंज कर लोगे तो जनता को क्या पता चलेगा? महंगाई आप कह रहे हो तो महंगाई लोगों को बताओ ना, महंगाई कैसे है और क्यों है और कैसे ये सरकार महंगाई के मोर्चे पर नाकाम रही है। आप वो छोड़कर वीर सावरकर की आप बात करने लोगे, वो छोड़कर मेधा पाटकर के, चुनाव छोड़कर आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाओगे। तो ये सब गिमिक ना लोग पसंद नहीं करते। महंगाई मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस, सवाल है कि क्या कांग्रेस ने उस पर उतनी उस तरह से काम किया? वो नहीं करा। और इसलिए ये मुद्दे होने के बावजूद लोगों को लगता है विकल्प नहीं है, तो फिर वो बीजेपी के पास ही जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अभी कोई भी स्टेट की पड़ी नहीं। कई सीनियर लीडर ने राजीनामा रख दिया, कई सीनियर निष्क्रिय हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण? नेशनल लेवल पे भी आप देखते हो, दिल्ली में भी कपिल सिब्बल देख लो, बहुत सब लीडर है जो साइड टेक हो गए, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब लोग कांग्रेस छोड़ के निष्क्रिय हो गए या कहीं और चले गए। तो उसके पीछे का आपको क्या लग रहा है, क्या कारण? उसके पीछे का मुझे जो कारण लग रहा है, मुझे सबसे बड़ा कारण लग रहा है कांग्रेस की नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। राहुल, प्रियंका, सोनिया, ये परिवार के 3 लोग हैं और ये 3 लोग भी, इन 3 में भी मुझे, देखिए, सोनिया जी का नेतृत्व एक अलग बात थी। सोनिया गांधी ने किस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया, इसमें हमको मानते हैं, उनका एक था नेतृत्व क्षमता थी। राहुल और प्रियंका में नेतृत्व क्षमता नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाई देता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। अशोक गहलोत जैसा नेता, जो परिवार का इतना लॉयल था, जो कांग्रेस का इतना कद्दावर नेता, आपने अशोक गहलोत के साथ क्या किया? जो पीछे की कहानी हम, जो मीडिया में हमको समझ आता है, जो हम जानते हैं, वो ये कि अशोक गहलोत को कहा गया अध्यक्ष बनो, ठीक है, उनको अध्यक्ष बन, लेकिन वो उनको अध्यक्ष बनने से पहले ही, जबकि पर्चा भी नहीं भरा, उसके पहले आपने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया। अब अशोक गहलोत को लगा, यार मुझे दिल्ली में बुला रहे हैं, इधर इनकी ताजपोशी करने, कहीं ऐसा ना मैं इधर का नहीं रहो, उधर का नहीं रहो। अशोक गहलोत नट गए। आपने देखा क्या ड्रामा हुआ। और अल्टीमेटली आज राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में आज 2 खेमों में कांग्रेस बुरी तरह से बट गई है। अशोक गहलोत जैसे नेता को आपने, सोनिया गांधी के कहने के बावजूद वो मीटिंग के लिए नहीं आए, पर्यवेक्षक से मिलने नहीं आए। आप सोचिए, इतने लॉयल नेता को आपने बगावत करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि आप उसके घर में जाकर उसके घर में जाकर उसकी पूंछ में आग लगा रहे हो। ज़रूरत क्या थी? आप एक बार अध्यक्ष बनने देते अशोक गहलोत को, बन जाते, फिर कहते कि भाई आप सत्ता आप किसी युवा को सौंप दो। आपने उनको बनने से पहले, और इसके पीछे जो पूरी कहानी है वही है कि सोनिया की राहुल और प्रियंका जी ने तय कर लिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना, वादा कर दिया था, इसलिए उन्होंने सारा गेम किया। अब इसमें किसकी गलती है? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गलती, और किसकी आप गलती मानेंगे? तो ये सारी चीज़ें, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता को आप नहीं अपने पास रख पाए। फिर कहते हैं कि पुराने नेता छोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि पुराने नेता छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको लगता था कि पार्टी जो है पुराने तरीके से चले। लेकिन जयवीर शेरगिल तो नया नेता था, सुष्मिता देव तो नई युवा नेता है। कांग्रेस राहुल गांधी की ये किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, इन्होंने छोड़ दिया साथ। शशि थरूर, मतलब आप मतलब कर क्या रहे हैं?
ये बिल्कुल समझ भी नहीं आता। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है अपने आप ही कुएं में कूदने के लिए तैयार बैठी है, कोई इसको बताने वाला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं उनको क्यों नहीं बताती कि भाई ये सब डैमेज होगा, ये मत करो ऐसा। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आप क्यों अपने इतने बड़े बड़े नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे, युवाओं को नहीं संभाल पा रहे, किसको संभालेंगे आप? आपको क्या लग रहा है 2024 में भी फिर एक बार मोदी सरकार? आज की तारीख में टक्कर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राज्यों में बिखरी पड़ी है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, रणनीति नहीं है, और मोदी का विकल्प नहीं है आज की तारीख में। और नरेंद्र मोदी का जो भी है, आप नरेंद्र मोदी के आलोचक हो सकते हैं, उनके प्रशंसक कुछ हो सकते, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी आज इतना बड़ा ब्रांड हो गए हैं, उनके सामने कहीं कोई नहीं है। और जो भी है, नरेंद्र मोदी ने कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी करी हैं जिसको लेकर के लोगों को लगता है कि हाँ, अब आप देखिए वैश्विक स्तर पर बीच भारत का डंका कैसे बज रहा है। रक्षा क्षेत्र में हमने जो कुछ किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हम डील कर रहे हैं, आतंकवाद आप देखिए गुजरात में कैसे बम फटते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए कोई विकल्प आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का नहीं है। तो आज अगर चुनाव हो जाए तो मेरा मानना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का देश के पास कोई विकल्प नहीं है, और लोग एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे। जब तक मोदी जी हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई रिप्लेस कर सकता है, जब तक मोदी जी बीजेपी में। દર્શક મિત્રો, આ હતા દૂરદર્શનના દિલ્હીના સિનિયર જર્નાલિસ્ટ એવા અશોકભાઈ શ્રીવાસ્તવ સાથે આપણે વાતચીત કરી, તેમનું કેવું છે અને તેમના કેટલાક અનુભવો વિશે આપણે વાતચીત કરી, કારણ કે તેઓ આખા દેશભરમાં ચૂંટણીના સમયે તેઓ ફરતા હોય છે અને દેશની હાલની પરિસ્થિતિ શું છે, ચૂંટણીઓ આવી રહી છે અને 2024માં શું પરિસ્થિતિ રહેશે, તે તમામ મુદ્દા સાથે તેમના જોડે વાતચીત કરી। કેમેરામેન સંજય મિસ્ત્રી સાથે વહાબ બેલીમ, ચેનલ સુરત।